नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अपने लास्ट जो टॉपिक जो था वो था एक्सक्रीशन उत्सर्जन, ठीक है, जिसके अंदर अपन ने जो कुछ किडनी के बारे में पढ़ा कि जो किडनी जो होती है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो आज अपनी जो है वो दूसरी क्लास है जिसके बारे में जिसमें अपन नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। जो किडनी की जो होती है वो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। तो पहले जो है वो अपन किडनी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा अंदर किडनी के बारे में, जो अंदर जो स्ट्रक्चर जो था जिसको नेफ्रॉन बोलते थे, जो संरचनात्मक इकाई होती थी, ठीक है, उनका अध्ययन करेंगे कि किस तरह से वो यूरिन का काम या यूरिन को बनाने का कार्य क्रिया करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है वो नेफ्रॉन, ठीक है, जो कहां पे मिल रहे थे, मेडुलरी जो पिरामिड जो थे उनके अंदर ये पाए जाते थे, या मज्जा पिरामिड में, और ये दोनों भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। एक तो कॉर्टेक्स में भी कुछ भाग रहता है इनका, और दूसरा जो रहता है कुछ भाग जो रहता है वो मेडुला के अंदर भी रहता है, ठीक है। जो अपन ने पहले देखा था कि कॉर्टेक्स के अंदर आपको एक तो बोमन कैप्सूल और दूसरा जो था वो ग्लोमेरुलस वो इसके अंदर पाया जाता था। तो बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस वो जो भाग जो होते हैं वो कॉर्टेक्स में मिलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो नीचे वाला जो भाग जो है मेल्पिगी ट्यूब्स, ठीक है, वो जो होती है जिसमें पीसीटी, डीसीटी और हेनल लूप्स, कलेक्टिंग डक्ट के कुछ भाग जो होते हैं वो अपने को किस में मिलते हैं, मेडुला के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आप देख पाओगे इस तरह से जो संरचना जो थी जिसको बोमन कैप्सूल बोलते थे, ये संरचना इस तरह से नेफ्रॉन का वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आप देखोगे कि इसको बोला जाता है बोमन कैप्सूल। अब आपको ये वाला जो भाग जो है और नीचे वाला जो भाग जो है ये तो आता है मज्जा में, और ये भाग जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स जिसको क्या बोला जाता है, वल्कुट बोला जाता है। तो ये भाग वल्कुट में पाए जाते हैं। बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, वल्कुट में पाए जाते हैं। और जो नीचे वाले जो भाग जो है जिसके अंदर पीसीटी आता था, ठीक है, डीसीटी आता था, ठीक है, और हेनल लूप आता था, और कलेक्टिंग डक्ट के कुछ भाग, कलेक्टिंग डक्ट जिसको बोलते थे अपन संग्राहक नलिका के कुछ भाग जो होते थे वो कहाँ आते थे, मज्जा के अंदर पाए जाते थे, ठीक है। तो कॉर्टेक्स और ये पूरी जो संरचना है वो मिलती है मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर, ठीक है। जो पिरामिड्स अपन ने देखे थे किडनी के अंदर वहां पे ये पाई जाती है। किडनी की जो संरचनात्मक या फिल्ट्रेशन जो यूनिट होती है इसको फिल्ट्रेशन यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि यूरिन को बनाने में फिल्ट्रेट का काम होता है वो इसके द्वारा होता है, नेफ्रॉन के द्वारा। यानी यूरिन बनाने का काम, मूत्र बनाने का काम जो होता है वो कौन करता है, ये नेफ्रॉन द्वारा किया जाता है। इसके एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख से जटिल संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। देखो इनकी संरचना, ये संख्या जो है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है, हर एक किडनी के अंदर ये मिलती है। नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इंपोर्टेंट, अगर पूछा जाए कि किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन सी है तो नेफ्रॉन है। कौन है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या होती है, इकाई होगी। इसमें मेलपिगी का है, इस भाग में ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट पाए जाते हैं। मेलपिगी का है, ठीक है, मेलपिगी काय में क्या पाए जाते हैं, बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस अभी बनाना है, ठीक है, ये बोमन कैप्सूल है। ये क्या है, बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये दोनों जो स्ट्रक्चर जो है वो मेलपिगी काय के होते
हैं। ठीक है, सबसे पहला लेते हैं अपन, पहला भाग जो है वो है बोमन कैप्सूल। ठीक है, बोमन कैप्सूल का काम, सबसे पहले आप देख सकते हो कि बोमन कैप्सूल का जो स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, प्यालेनुमा होता है। कैसा होता है, प्यालेनुमा, कप शेप का होता है। कैसा होता है, कप शेप का होगा या प्यालेनुमा होता है। तो ये प्यालेनुमा संरचना होती है या कप शेप है, इसका शेप जो होता है वो कप के जैसा होता है, तो कप शेप का स्ट्रक्चर इसका होता है। इस भाग में पोरोसाइट कोशिका पाई जाती है, इंपॉर्टेंट, पोरोसाइट, जो क्या करती है, ये फिल्ट्रेशन का कार्य करेगा, और फिल्ट्रेशन का कार्य करेगा तो यहां से क्या होगा, जो ब्लड वगैरह जो आ रहा है वो यहां से उस ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके किसमें जाएगा, बोमन कैप्सूल के अंदर जाता है। तो बोमन कैप्सूल की जो पोरोसाइट जो कोशिकाएं होती है, जो ग्लोमेरुलस से ब्लड आएगा और वो किसमें जाएगा, बोमन कैप्सूल के अंदर जाता है। तो बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस की दीवार दोनों को पार करने में क्या लगेगी, दो दीवारों को पार करना पड़ता है। इसमें सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जो बोमन संपुट की झिल्ली की पारगम्यता को क्या होते हैं, बढ़ाते हैं। देखो पारगम्यता जितनी बढ़ेगी तो फिल्टर उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पोरोसाइट क्या करती है, पारगम्यता को क्या करती है, बढ़ाती है। तो पोरोसाइट किडनी के अंदर, बोमन कैप्सूल के अंदर, ठीक है, क्या करती है, ये पारगम्यता को बढ़ाती है जिससे फिल्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा हो सके। दूसरा भाग जो होता है वो ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस क्या होता है, तो आप यहां देख पाओगे एक जो धमनी आती है जिसको बोले थे अपन अभिवाही धमनी, जिसकी मोटाई थोड़ी सी ज्यादा होती है, और यहां आके ये कैसी हो जाती है, क्लस्टर हो जाती है। ठीक है, और वापस एक बार निकलती है। ये तो होती है आपकी अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनी, और जो लेके जाती है वो होती है अपवाही धमनी, अपवाही धमनी। ले जाने का काम अपवाही धमनी करती है। ठीक है, और बीच में जो क्लस्टर बनता है इसी को ही बोला जाता है क्या, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस बोला जाता है। ये जो क्लस्टर बनता है रुधिर वाहिनियों का, इसको ही क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस बोला जाता है। अभिवाही धमनी लीवर से रुधिर को लेके आती है, और ले जाने के बाद में फिर ये क्या करती है, वहां से इसको फिल्ट्रेट करती है। क्योंकि आप देख सकते हो कि इसका जो व्यास जो होता है वो ज्यादा होता है, यानी इसमें दाब थोड़ा कम होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ग्लोमेरुलस जो होती है, वहां की जो रुधिर वाहिनियां होती है, उनका व्यास जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो अधिक व्यास वाली जब ट्यूब से कम व्यास वाले में जब रुधिर जाएगा तो उसका दाब जो होगा वो काफी बढ़ जाएगा, और अधिक दाब के कारण यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है। ग्लोमेरुलस रुधिर वाहिनियों को लाने के लिए कौन सी होती है, अभिवाही धमनी होती है, और रुधिर वाहिनियों को वापस ले जाने के लिए कौन सी होती है, अपवाही धमनी होती है। कौन सी होती है, अपवाही धमनी होती है। ठीक है, और अभिवाही और अपवाही धमनी जो है, अभिवाही लाने का काम करती है, अपवाही वहां से वापस ले जाने का काम करती है। अभिवाही धमनी का व्यास जो होता है वो अपवाही धमनी से क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी मोटी जो होती है वो कौन सी होती है, अभिवाही धमनी जो होती है। ठीक है, उसका व्यास जो होता है वो ज्यादा होता है, और अपवाही धमनी का क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तीसरा जो है वो है पीसीटी, जिसको बोलते हैं अपन प्रॉक्सिमल कोवैलेंट ट्यूब्स बोला जाता है, या दूसरा इसका नाम जो है वो है कुंडलित समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, अब ये क्या चीज होती है वो याद देखो। बोमन कैप्सूल, ये बोमन कैप्सूल से जो ट्यूब आ रही है ये वाली, इसको बोला जाता है कौन सी, पीसीटी बोला जाता है, प्रॉक्सिमल समीपस्थ। समीपस्थ का मतलब याद रखना पास में, किसके पास में, बोमन कैप्सूल के पास में। जो बोमन कैप्सूल के पास में जो ट्यूब होती है उसको बोला जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका या पीसीटी, या जिसको बोला जाता है प्रॉक्सिमल कोवैलेंट ट्यूब बोला जाता है। जो दूर वाली है, अगर इसको मैं ऐसे करूं तो ये दूर वाली है, तो इसको बोला जाता है दूरस्थ। क्या बोला जाता है, दूरस्थ। ठीक है, दूरस्थ कुंडलित नलिका या डिस्टल कोवैलेंट ट्यूब बोला जाता है, जो क्या है, जो दूर होती है। ठीक है, बोमन कैप्सूल से जो पास वाली होती है उसको समीपस्थ, और दूर होती है तो उसको दूरस्थ बोला जाता है। ये घनाकार उपकला कुतकों से निर्मित होती है, यानी ये जो होती है वो क्यूबल जो शेप जो होते हैं, उस शेप के जो यहाँ पे टिश्यूज मिलते हैं उनसे ये बनी हुई होती है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, जिसका काम जो होता है वो क्या होता है, या जिन्हें सूक्ष्म अंकुर कहते हैं। ठीक है, ये सूक्ष्म अंकुर क्या करते हैं, पीसीटी में क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, और क्षेत्रफल बढ़ने से इनका जो रीअब्जॉर्प्शन होता है उसको क्या करते हैं, ये ज्यादा करते हैं। तो इनके अंदर क्या मिलते हैं, सूक्ष्म छिद्र मिलते हैं, जिन्हें सूक्ष्म अंकुर कहते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे सूक्ष्म अंकुर जो होता है पीसीटी के सतह क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करते हैं विली जैसे। ठीक है, इस भाग में अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, यानी यहाँ पे पुनः अवशोषण जो होगा वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि पुनः अवशोषण ज्यादा होता है। पुनः अवशोषण क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है। तो पीसीटी में पुनः अवशोषण ज्यादा होता है। ठीक है, बोमन कैप्सूल कप शेप का होता है, इसमें पोडोसाइट कोशिका पाई जाती है जो क्या करती है, इसको फिल्ट्रेशन में मदद करती है या पारगम्यता को बढ़ाती है। ग्लोमेरुलस जो रुधिर वाहिनियां होती है, अपवाही धमनी और अभिवाही धमनी दोनों के से ये बनता है, जो बहुत ही छोटी छोटी ट्यूब होती है, जिनका अगर अभिवाही धमनी है जो रुधिर को लेके आती है, उसका जो व्यास जो होता है वो ज्यादा होता है किससे, अपवाही धमनी से, यानी अपवाही धमनी पतली होगी, ठीक है, व्यास की दृष्टि से, और अभिवाही धमनी जो होगी वो कैसी होगी, बड़ी होगी। तीसरा जो है वो है समीपस्थ। समीपस्थ का मतलब होता है जो पास में किसके, बोमन कैप्सूल के पास में या बोमन संपुट के पास में। ये सरल घनाकार उपकला ऊतकों से बनी हुई होती है। एपिथेलियम के अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, उपकला ऊतकों के अलग अलग टाइप है, जिसके में अंदर होता है घनाकार या क्यूब शेप, यानी जो उनकी जो कोशिका जो होती है वो क्यूब शेप में होती है, इस तरह से। इस तरह की कोशिका पाई जाती है। ठीक है, और इनके ऊपर क्या मिलते हैं, इस तरह से माइक्रोविली टाइप में ये मिलते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, ये पाए जाते हैं, जो सूक्ष्म अंकुर कहते हैं, इनको क्या बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, वापस रीअब्जॉर्प्शन जो होता है, पुनः अवशोषण जो होता है, उसमें मदद करते हैं। इसलिए याद सबसे ज्यादा होता है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है, ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो इस स्लाइड के अंदर ये था, इनकी संरचना थी। नेफ्रॉन याद रखना है, किडनी की संरचनात्मक इकाई कौन सी है, नेफ्रॉन होती है, तो ये यूरिन बनाने का कार्य करती है। ये नेफ्रॉन का एक डायग्राम दे रखा है, आप देख सकते हो। अभिवाही धमनी, अपवाही धमनी, ग्लोमेरुलस, आप ये क्लस्टर जो देख रहे हो इनको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। बोमन संपूर्ण जो येलो रंग का जो कप शेप का स्ट्रक्चर है उसको बोला जाता है बोमन कैप्सूल। ठीक है, यहाँ पे मिलती है, देखो आपको ये पोडोसाइट कोशिकाएं मिलती है बोमन कैप्सूल में। फिर ये जो पास वाली जो ट्यूब है, ये वाली जो ट्यूब है यहाँ से, इसको बोला जाता है पीसीटी, जिसको बोलेंगे समीपस्थ नलिका, समीपस्थ नलिका कहा जाता है। ठीक है, और डीसीटी को कहा जाता है दूरस्थ नलिका, तो नलिका कहा जाता है। ठीक है, दोनों में कुंडलित होती है, देखो कुंडलित है इसलिए इसको कुंडलित कहा जाएगा। ठीक है, फिर है हैनल लूप जो होता है, ये हैनल लूप है, इसकी दो भुजाएं होती है, एक तो होती है अवरोही जो नीचे की तरफ जाती है, इसकी दिशा जो होती है वो नीचे की तरफ है। आरोही की भुजा जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, इसकी दिशा जो है वो ऊपर की तरफ है। बीच वाले को वासा रेक्टा बोलते हैं, यहाँ पे केशिकाओं का जाल होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और फिर जो होता है वो संग्राहक नलिका है, जो यूरिन बनेगा, मूत्र बनेगा, वो संग्राहक नलिका के अंदर आएगा। तो हैनल लूप ये भी सरल उपकला ऊतकों से बना हुआ होता है, घनाकार। ठीक है, पीसीटी का अंतिम भाग हैनल लूप कहलाता है, किसमें खुलता है, हैनल लूप के अंदर। लूप का मतलब इसका यू आकार का शेप होता है। इसमें दो भाग होते हैं, अवरोही और आरोही। ठीक है, हैनल लूप के कितने भाग होते हैं, दो भाग है। एक तो होता है अवरोही, पीसीटी जिसमें खुलता है, ये पीसीटी वाली ट्यूब, ये जिसमें खुलता है उसको बोलेंगे अपन हैनल लूप। इसका आकार जो होता है वो यू आकार का है, ये हैनल लूप है, ये यू आकार का होता है। ठीक है, इसके जो नीचे जा रही है वो कौन सी है, आरोही भुजा है। जो ऊपर आ रही है वो कौन सी है, अवरोही, सॉरी नीचे जा रही है वो अवरोही है, और ऊपर जो आ रही है वो कौन सी है, आरोही भुजा होती है। नेक्स्ट जो है वो डीसीटी। ठीक है, जिसको बोलेंगे दूरस्थ कुंडलित नलिका, कुंडलित नलिका। ठीक है, जिसको बोला जाएगा दूरस्थ कुंडलित नलिका, कुंडलित नलिका कहा जाता है। ये भी सरल घनाकार ऊतकों से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, और हैनल लूप के अंतिम भुजा जो डीसीटी में खुलती है, ये वाली जो ट्यूब जो है, जो आगे जो चल रही है, ये कौन सी है, ये डीसीटी है। ये कौन सी है, डीसीटी है, दूरस्थ, जो बोमन कैप्सूल से दूर है। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या, डीसीटी। ठीक है, तो ये हैनल लूप जो होता है वो आगे चल के किसमें खुलता है, डीसीटी में खुलता है। ठीक है, इस भाग में सूक्ष्म अंकुर या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते, इसके अंदर सूक्ष्म अंकुर नहीं होते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया इसमें अंदर नहीं होते हैं। डीसीटी अंतिम भाग में संग्राहक नलिका में खुलता है,
संग्राहक नलिका में खुलता है। डीसीटी का अंतिम भाग जो होता है वो किस में खुलता है? संग्राहक नलिका के अंदर खुलता है। ठीक है, तो डीसीटी का अंतिम भाग जो होता है वो कहाँ पे खुलता है? संग्राहक नलिका में। और इसका जो आरंभिक भाग है वो कहाँ से बनता है? वो होता है हेनल लूप से। ठीक है, तो हेनल लूप से ये निकलती है। संग्राहक नलिका ये क्या करती है? ये कई नेफ्रॉनों की छोटी छोटी नलिकाओं को जोड़ती है। देखो यहां पे भी एक नेफ्रॉन होगा जिसकी डीसीटी ट्यूब होगी, यहाँ पे भी इसका ये बोमन कैप्सूल है। ठीक है, इस तरह से तो आप देख सकते हो कि ऐसे यहाँ पे जुड़ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि कई सारे नेफ्रॉन की संग्राहक नलिका एक हो सकती है। ठीक है, या एक होती है। तो मूत्र एकत्रित कर मूत्र वाहिनी में छोड़ता है। ये आगे चल के किस में डालता है? ये संग्राहक नलिका आगे चल के मूत्र वाहिनी में इसको यूरिन को डालती है, जो मूत्र का निर्माण यहाँ होता है। ठीक है, तो कई संग्राहक नलिका, कई नेफ्रॉन की संग्राहक नलिका एक होती है, एक होती है। यानी कई सारी संग्राहक नलिका जो होगी वो कई सारे नेफ्रॉन को, एक जो संग्राहक नलिका है वो कई सारे नेफ्रॉन को क्या करती है? से मूत्र को एकत्रित करती है और फिर इसको छोड़ती है किसमें? मेजर कैलिक्स में। मेजर कैलिक्स खुलता है माइनर कैलिक्स में, और माइनर कैलिक्स जो होता है वो आगे चल के खुलता है अपने श्रोणी क्षेत्र में। श्रोणी क्षेत्र जो होता है वो आगे चल के खुलता है किसमें? यूरेटर में। यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी में। मूत्रवाहिनी खुलती है किसके अंदर? यूरिनरी ब्लैडर में, मूत्राशय में, और मूत्राशय से फिर इसको बाहर यूरेथ्रा द्वारा छोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये इसकी संरचनाएं थी। अब जो है कि मूत्र का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अपन ये है नेफ्रॉन। यहां पे आप देखोगे ये जो पाइप आ रही है इसको बोलेंगे अपन अभिवाही धमनी। कौन सी बोलते हैं? अभिवाही धमनी। और जो जा रही है इसको बोलेंगे अपन अपवाही धमनी। अपवाही धमनी बोलते हैं। ठीक है, ये आगे चल के यहाँ पे इसका क्या हो जाता है? क्लस्टर हो जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या बोला जाता है? इसको ग्लोमेरुलस बोला जाएगा। फिर इसको जो कप जैसा है ब्लैक रंग का, ये कप जैसा है, इसको बोला जाता है बोमन संपुट। बोमन संपुट बोला जाएगा या कैप्सूल बोला जाता है। इसको बोला जाता है क्या? पीसीटी। ये वाला पार्ट जो है वो क्या है? हैनल लूप है। इसको क्या बोला जाता है? हैनल लूप। और ये वाला जो पार्ट है वो क्या बोलाते हैं? इसको डीसीटी बोला जाता है। और ये जो है वो क्या है? अपने पास में संग्राहक नलिका है। ठीक है, यहाँ पे जैसे सपोज मान लो अपन लीवर में क्या बना? यूरिया। क्या बना? यूरिया। यूरिया का निर्माण जो होता है वो कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर होता है। तो लीवर में जो है वो यूरिया का निर्माण होता है। किडनी के अंदर यूरिया का निर्माण नहीं होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में और लीवर में होता है। यकृत या लीवर के अंदर होता है। यहां से जो धमनी जो होती है, जो महाधमनी जो होती है वो इसको रुधिर को कहाँ पे लेके आती है? इसके अंदर, जिसके अंदर क्या होता है? यूरिया होता है। ठीक है,
यूरिक एसिड की भी कुछ मात्रा होती है, ठीक है। उसके बाद में अमोनिया भी होता है कुछ, ठीक है, और कुछ सॉल्ट है, बाकी ये भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिलती है। ये क्या करती है, यहाँ पे इसको लेके आती है, ठीक है। अभिवाही धमनी का जो व्यास जो होता है वो ज्यादा होता है किससे, अपवाही धमनी से। तो सीधी सी बात है, जब रुधिर इसके अंदर आएगा और यहां से जब ये क्लस्टर जो होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये बहुत ही कैसे होती है, पतली रुधिर नलिका होती है जो अभिवाही और अपवाही धमनियों के मध्य में पाई जाती है, इनसे ही बनती है ये। जब रुधिर जो होगा वो जब आएगा तो यहाँ पे इसका व्यास जो है वो ज्यादा है, व्यास ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, व्यास जब ज्यादा होगा, व्यास जब ज्यादा होगा, ठीक है, तो जब दाब जो होगा वो यहाँ पे क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, दाब क्या होगा, अधिक। तो अधिक दाब के कारण, अधिक दाब के कारण बहुत सारे जो पदार्थ जो होते हैं, जो ब्लड कोशिकाओं को छोड़ के, रुधिर जो कोशिका है उनको छोड़ के बहुत सारे पदार्थ जो उनके अंदर पाए जाते हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, जैसे यूरिया आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद में यूरिक अम्ल आ जाएगा, क्या लिख देता हूं, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, अमोनिया है, ठीक है, एमिनो एसिड है, एसिड है। उसके बाद में और अपन देखें तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, इलेक्ट्रोलाइट्स सब्सटेंस जो है, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट्स आ गया, मेन ग्लूकोज जो है, ठीक है, सॉल्ट कुछ होते हैं ये, और बहुत सारे, ये सारे पदार्थ जो होते हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं, बोमन कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। ये सारे पदार्थ जो होते हैं वो कहाँ पे आ जाते हैं, सॉरी एंगल लूप को, ये सारे पदार्थ जो होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, बोमन कैप्सूल के अंदर आ जाएंगे, ये इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये छन के आते हैं, इसको बोलते हैं परानिष्यपन दन, परानिष्यदन, जिसको बोलते हैं अपन फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये सारे पदार्थ इसके अंदर बोमन कैप्सूल के अंदर जा गए। अब ये आते कैसे, जैसे ये ग्लोमेरुलस है, या देख लो ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस है, इसकी दीवार है, और ये बोमन कैप्सूल की दीवार है, की दीवार, और ये किसकी है, बोमन कैप्सूल की दीवार है, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस की दीवार है और ये बोमन कैप्सूल। पदार्थ जो है वो यहां से अधिक दाब के कारण इनमें से किसमें आ जाते हैं, इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो दो दीवारों को ये पार करके यहाँ पे कौन सी सेल होती है, पोरोसाइट, पोरोसाइट जो सेल जो होती है, ठीक है, वो क्या करती है, परासरण यानी पारगम्यता को क्या करती है, ये बढ़ाती है। तो ये सारे पदार्थ किसके अंदर आगे, इसके अंदर आ जाते हैं। तो पहला काम होता है परानिष्पन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, पहला काम फिल्ट्रेशन का होता है। दूसरा जो काम जो होगा वो होता है इसके अंदर पुनः अवशोषण का, ये पहला काम है। दूसरा जो होता है वो होता है पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषण का होता है, ठीक है। पुनः अवशोषण में क्या होगा कि देखो आप देख रहे होंगे कि जैसे एमिनो एसिड, एमिनो एसिड जिससे प्रोटीन बनता है, यानी बॉडी के अंदर इसको वापस जरूरी है। कुछ ग्लूकोज उसकी भी जरूरत है, इलेक्ट्रोलाइट की भी कुछ जरूरत होगी, सॉल्ट की भी जरूरत होगी, और लास्ट जो है वो वाटर पानी भी अगर ज्यादा चला जाता है तो उसको वापस क्या किया जाता है, पुनः अवशोषित किया जाएगा। तो ये जो पार्ट जो है कुछ, तो इनको क्या हो जाता है, ये जबरदस्ती धक्के के कारण कहाँ आ गए, ये बोमन कैप्सूल के अंदर आ गए। लेकिन इनका वापस क्या किया जाता है, पुनः अवशोषण किया जाता है। और वो करने का कार्य कौन करते हैं, यहाँ पे ये रुधिर वाहिनियां जो होती है, इधर पूरी तरह से क्या होती है, ये रुधिर वाहिनियां होती है, ठीक है, वो इनको क्या करती है, वापस पुनः अवशोषण का कार्य करती है। ये जो रुधिर वाहिनियां जो होती है ये क्या करती है, पुनः अवशोषण का कार्य करती है। तो पुनः अवशोषण हो जाता है किनका किनका, अमोनिया का, एमिनो एसिड का, सॉरी वाटर का, सॉल्ट का, ग्लूकोज का और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का, इनका सबका क्या हो जाता है, वापस पुनः अवशोषण हो जाता है। तो ये वापस क्या हो जाते हैं, पुनः अवशोषित हो जाते हैं। जो ब्लू वाले हैं
ये क्या हो जाएंगे, वापस पुनः अवशोषित हो जाते थे, क्योंकि बाहर किनको भेजना, कुछ मात्रा में यूरिया का भी क्या हो जाता है, पुनः अवशोषण हो जाता है। ठीक है, तो पुनः अवशोषण जो होता है, और इसका जो पुनः अवशोषण जो होता है वो किस विधि द्वारा होता है, विसरण की विधि द्वारा होता है, यानी डिफ्यूजन की द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ये डिफ्यूजन के द्वारा होता है, या पुनः विसरण विधि के द्वारा क्या हो जाता है, ये पुनः अवशोषण हो जाता है। पुनः अवशोषण में भागीदारी जो होता है वो पीसीटी, हैनल लूप, ठीक है, और डीसीटी में पुनः अवशोषण होता है। पुनः अवशोषण जो होता है वो सबसे ज्यादा जो करता है वो क्या होता है, पीसीटी में होता है। कहां पे होता है, पीसीटी में सबसे ज्यादा क्या होगा, पुनः अवशोषण की क्रिया होगी। यानी अगर ये सारे चले गए इसके अंदर, तो अपने अंदर जो न्यूट्रिशन जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और सब सारे चीजें जो होगी वो बाहर निकल जाएंगी। तो उनको क्या किया जाता है, वापस अपने अंदर लाया जाता है। ठीक है, तो वापस लाया जाता है, तो यहाँ पे जैसे ये घूमते हैं तो इनको वापस क्या हो जाता है, इनका पुनः अवशोषण हो जाता है रुधिर वाहिनियों के द्वारा। तो पहला काम तो होता है फिल्ट्रेशन, यानी जो यूरिया लीवर के अंदर यानी यकृत के अंदर जो बना था वो आता है अभिवाही धमनी में, और जाना तो यूरिया को था, यूरिक एसिड को था, अमोनिया को था, लेकिन इसके साथ साथ में अधिक दाब के कारण, जैसे ट्रेन में आप मुंबई जाते हो तो मुंबई के अंदर जब वहां पे भीड़ बहुत होती है, ठीक है, तो भीड़ होती है तो वहां पे क्या होता है, अगर नहीं चढ़ना हो, सामने गेट पे खड़े हो गए तो धक्का इतना लगता है कि जिसको नहीं चढ़ना वो भी क्या हो जाता है, चढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है कि ग्लूकोज वगैरह को इनको जाना नहीं था, लेकिन ये भी क्या हुए, अधिक दाब के कारण धक्का लगने से ये कहां पे आ गए, बोमन कैप्सूल के अंदर आ गए। तो यहाँ पे यूरिया, ठीक है, ग्लूकोज, ये सारे चीजें जो होती है वो इसके अंदर आ जाती है। फिर ये कहा जाती है बाहर की तरफ, इसे हैनल लूप में पीसीटी में जाएगी, पीसीटी से जाएगी हैनल लूप में, हैनल लूप से जाती है डीसीटी में। जब ये घूमती रहती है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इनका क्या हो जाता है, दूसरा काम जो होता है वो होता है पुनः अवशोषण का। किसका होता है, पुनः अवशोषण, यानी रुधिर वाहिनियों द्वारा जो नेसेसरी जो पदार्थ जो है, जिनका गलती से वो बाय मिस्टेक जो थे वो कहां पे आ गए थे, इन नेफ्रॉन के अंदर आ गए थे, तो उनका शरीर में अभी भी जरूरत है, तो उनका क्या किया जाता है, पुनः अवशोषण किया जाता है। ठीक है, तो पुनः अवशोषण रुधिर वाहिनियों द्वारा होता है, जिनको केशिकाएं बोला जाता है, इनके द्वारा ये संपन्न होता है। तो पीसीटी में सबसे ज्यादा पुनः अवशोषण होगा, ठीक है, हैनल लूप में भी होता है, ठीक है, और यहां से फिर डीसीटी में आता है। अंत में जब पुनः अवशोषण कंप्लीट हो जाता है, जब पुनः अवशोषण जो की क्रिया जो होगी वो समाप्त हो जाती है, तब जब पीछे जो होता है वो एक लिक्विड बचता है जिसका नाम होता है मूत्र। तो मूत्र जो होता है वो यहाँ एकत्रित हो जाएगा, कहां पे, डीसीटी में, और डीसीटी से इसको कहां भेजा जाता है, संग्राहक नलिका के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, कहां पे आ जाएगा, ये मूत्र जो निर्माण हो गया वो पुनः अवशोषण के बाद में जो लिक्विड रह जाता है उसको बोला जाता है क्या, मूत्र बोला जाता है। ठीक है, तो मूत्र जो है पुनः अवशोषण के बाद, पुनः अवशोषण के बाद तरल पदार्थ को मूत्र कहा जाएगा, मूत्र कहा जाता है, जो डीसीटी से, ठीक है, कहां पे आ जाता है, संग्राहक नलिका में आएगा। अच्छा, ये तो बात हुई एक नेफ्रॉन की, ठीक है, ऐसा क्या, ऐसा दूसरे नेफ्रॉन में भी चल रहा होगा, इस वाले में भी चल रहा होगा। तो आप जो ये जो छोड़े हुए पार्ट है, यहाँ पे क्या है, ये ऐसा कि ऐसी संरचना और जुड़ेगी, ठीक है, वो भी अपना जो यूरिन जो है, यहां से भी यूरिन आएगा, वो भी आएगा, इधर से भी आएगा, और इधर से आ ही रहा है, ठीक है, तो यहां से भी आएगा, और ये इधर से भी आ रहा है। तो कई सारी नेफ्रॉन की संग्राहक नलिका एक हो सकती है, ठीक है, या एक होती है, कई सारे नेफ्रॉन की संग्राहक नलिका क्या होती है, एक होती है। ठीक है, तो इनको क्या किया जाएगा, यहाँ पे मूत्र जो बना था नेफ्रॉन के अंदर, उनको धीरे धीरे बूंद बूंद करके इनमें क्या किया जाता है, स्त्रावित किया जाता है। तो तीसरा प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, इसका थर्ड जो होता है वो क्या होता है, स्त्रवण होता है, ठीक है, सिक्रेशन होता है, सिक्रेशन, ठीक है, यानी मूत्र का सिक्रेशन कहां पे आ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ जाता है। फिर वही कलेक्टिंग डक्ट जो है या संग्राहक नलिका है वो आगे जाके किस में खुलती है, मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स जो होता है वो प्लेविक श्रोणी क्षेत्र के अंदर खुलता है। ठीक है, और श्रोणी क्षेत्र याद नहीं तो सीधा किस में खुलेगा, ये मूत्र वाहिनी के अंदर खुलता है। ठीक है, मूत्र वाहिनी का ही पार्ट है जो फनल शेप में हो गया था, ठीक है, उसको क्या बोले जाएंगे, अपने श्रोणी क्षेत्र बोला जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर ये होता है। नेक्स्ट जो है या आप देखोगे परानिषेधन, ठीक है, जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। ग्लोमेरुलस की अभिवाही धमनी द्वारा रुधिर को लाया जाता है।
ये रुधिर को कितने प्रेशर जो है वो कितना बता रहा है, ये 70 mmHg के दाब पर, ठीक है, लगाता है। इस दाब को ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक दाब कहा जाता है। ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक दाब जो है वो किसको कहा जाएगा, ग्लोमेरुलस की जो धमनियां जो होती है वो क्या लगाती है, दाब लगाएगी, ठीक है। और जो धमनियां जो होती है वो दाब लगाने से जो फिल्ट्रेशन जो होगा उसमें, इस दाब के कारण यूरिया का, यूरिक अम्ल का NaCl के साथ में, ठीक है, और ग्लूकोज, वसीय अम्ल, एमिनो अम्ल, वैद्युत अपघटय जो आयंस जो होते हैं वो, ठीक है, और विटामिन छनकर कहा चले जाते हैं, किसमें आ जाएंगे, ग्लोमेरुलस से कहां पे चले जाएंगे, ये बोमन कैप्सूल में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं, बोमन कैप्सूल में, बोमन संपुट में आ जाते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस में रक्त का निषेधन कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, रक्त का निषेधन या रक्त का या ब्लड फिल्ट्रेशन कहा जाएगा। क्या बोला जाता है इसको, ब्लड फिल्ट्रेशन कहा जाता है, ब्लड फिल्ट्रेशन, क्योंकि ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर होके कहा चला जाता है, बोमन कैप्सूल के अंदर चला जाता है। ये निष्पदन बोमन संपुट की गुहाओं में आता है, तब इसे प्रानिषेधन कहा जाता है, क्योंकि दो झिल्लियों को ये छान के क्या आता है, बोमन संपुट में आता है। एक तो बोमन संपुट की और दूसरी जो होती है उस वाहिनी की, जहां पे ये चल रहा था। ग्लोमेरुलस में जो नलिकाएं होती है उनकी दीवारों को पार करके ये बोमन संपुट में आ जाता है, ठीक है। तो इसको प्रानिषेधन कहा जाता है। फिर होता है वर्णनात्मक पुनः अवशोषण। अब मैंने अभी बताया था कि यूजफुल जो पदार्थ जो होते हैं वो भी अंदर आ जाते हैं। जैसे यूजफुल में आप देखोगे कुछ ग्लूकोज है, वसीय अम्ल है, एमिनो अम्ल है, विद्युत अपघटय है, विटामिन है, और इसके साथ साथ में जल, पानी भी आता है, ठीक है। तो इनका क्या किया जाएगा, वापस पुनः अवशोषण किया जाएगा। तो प्रानिषेधन की क्रिया से उत्पन्न ग्लोमेरुलस निष्पदन, जो निषेधन हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, उसमें जो ग्लोमेरुलस जो फिल्टर होके जो पदार्थ आए हैं उनको बोला जाता है ग्लोमेरुलस निषेधन। ये पदार्थ है, ये क्या है, पदार्थ, जो पदार्थ कहा है ग्लोमेरुलस से बोमन कैप्सूल में आए। अंदर यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिन, ठीक है, NaCl, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ है, इनको तो शरीर से बाहर त्यागना ही है, ठीक है। उसके साथ में जो यूजफुल है, उपयोगी है, वो ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, वसीय अम्ल है, वैद्युत अपघटय है, विटामिन है, जल है, खनिज लवण है, उपयोगी पदार्थ है। ये कैसे है, उपयोगी पदार्थ है। और ये कैसे है, जो यूरिया है, यूरिक अम्ल है, NaCl है, ये कैसे है, ये अपशिष्ट पदार्थ है जिनको बाहर निकालना होता है, ठीक है। को वापस रक्त में मिला दिया जाता है, इसे वर्णनात्मक पुनः अवशोषण कहा जाता है, ठीक है। यानी वापस रुधिर वाहिनियों द्वारा इनको वापस अवशोषित करके वापस ब्लड के अंदर मिला दिया जाता है, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे अपन, वर्णनात्मक पुनः अवशोषण कहा जाएगा, ठीक है। तो ये प्रानिषेधन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन होने के बाद में बोमन कैप्सूल में आया। बोमन कैप्सूल में ये पदार्थ जो होते हैं वो कहा जाते हैं, वो PCT में जाते हैं, DCT में जाते हैं, ठीक है, और हेनल लूप में जाते हैं, या इनका क्या होता है, पुनः अवशोषण की क्रिया होती है। पुनः अवशोषण कंप्लीट होने के बाद में जो तरल पदार्थ DCT के अंदर बच जाता है, जिसको मूत्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मूत्र कहा जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक पुनः अवशोषण PCT में होता है, इंपोर्टेंट। सर्वाधिक क्या होता है, पुनः अवशोषण PCT में होता है। इसमें ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, विटामिन, खनिज लवण, विद्युत अपघटय, ठीक है, का पुनः अवशोषण हो जाता है। इन पदार्थों का क्या होता है, ग्लूकोज का पुनः अवशोषण PCT में होगा, एमिनो अम्ल का भी इसमें होगा, विटामिन का है, खनिज लवण का है, और विद्युत जो अपघटय होते हैं, ठीक है, जो विद्युत अपघटय होते हैं उनका भी क्या हो जाता है, यहाँ पे पुनः अवशोषण हो जाता है। दूसरा जो है हेनल लूप। हेनल लूप में विद्युत अपघटय का क्या होता है, पुनः अवशोषण। केवल और केवल विद्युत जो अपघटय होता है उनका अवशोषण का होता है, और जल का, जल और विद्युत अपघटय दोनों का जो होता है वो पुनः अवशोषण जो होगा वो क्या होता है, हेनल लूप के अंदर होता है। ग्लूकोज का, एमिनो अम्ल का, विटामिन का, खनिज लवण का और कुछ विद्युत अपघटयों का पुनः अवशोषण जो होगा वो क्या होता है, PCT में होता है। और हेनल लूप में केवल किसका, दो जनों का होगा, किसका, जल का, विद्युत अपघटय का। DCT में केवल और केवल विद्युत अपघटय का ही होता है, ठीक है, जल का भी नहीं होता। DCT में किसका होता है, केवल और केवल विद्युत जो अपघटय पदार्थ होते हैं उनका होता है। संग्राहक नलिका, ये जल एवं थोड़ी बहुत मात्रा में यूरिया का पुनः उत्पादन होता है, ठीक है, ध्यान रखना। संग्राहक नलिका में क्या होता है, जल तथा थोड़ी बहुत मात्रा में यूरिया का पुनः क्या होता है, यहाँ पे पुनः अवशोषण हो सकता है, जल को वापस लिया जा सकता है, वो कहा जाता है संग्राहक नलिका में। तो संग्राहक नलिका में याद रखना कि वापस पुनः अवशोषण किसका हो रहा है, यूरिया का भी होता है। यूरिया का भी क्या हो जाता है, वापस थोड़ी मात्रा में क्या हो जाता है, पुनः अवशोषण
हो जाता है। ठीक है, तो ये था परानिष्पंदन, जो आपको डायग्राम के सहायता से भी बताया कि अभिवाही धमनी लेके आती है। ठीक है, अधिक दाब के कारण क्या होगा, ये सारे पदार्थ जो होते हैं वो छनके आ जाते हैं। इस घटना को परानिष्पंदन कहा जाता है या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, और ये सारे पदार्थ कहा जाते हैं बोमन कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। बोमन कैप्सूल के अंदर भी क्या पाई जाती है, पोरोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है, जो क्या करती है, इस क्रिया में क्या करती है, मदद करती है, यानी इसको बढ़ाती है। ठीक है, दूसरा जो है वर्णात्मक, वर्णात्मक का मतलब ये होता है कि जो पदार्थ जो है वो यूजफुल पदार्थ है। ठीक है, जो उपयोगी पदार्थ है वो भी अगर आ जाते हैं तो उनका वापस क्या किया जाता है, पुनः अवशोषण होता है। सबसे ज्यादा पुनः अवशोषण कहां पे होता है, पीसीटी में होता है। ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज का, एमिनो अम्ल का, खनिज लवणों का, विद्युत अपघटों का, ठीक है, क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है। हेलने में किसका होता है, जल का और विद्युत अपघटे का। डीसीटी में किसका होता है, केवल विद्युत अपघटे का। और संग्राहक नली में जल और थोड़ी बहुत मात्रा में किसका होता है, यूरिया का वापस क्या हो जाता है, पुनः अवशोषण हो जाता है। फिर है मानव में मूत्र का संगठन। मूत्र जो है वो कैसे, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है। सबसे पहला जल होता है, यूरिया होती है, यूरिक अम्ल होता है, क्रिएटिन, क्रिएटिन। ठीक है, अगर यूरिया की जो मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, अगर वो बाहर नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या है, किडनी फेलियर के क्या है, ये सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, फिर है ह्यूपेरिन, उसके बाद में NaCl, अमोनिया पाया जाता है। देखो अमोनिया यहाँ पे भी मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, अमोनिया का क्या होता है कि किडनी के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं। ठीक है, वो वापस अमोनिया बनाते हैं। इसलिए मूत्र के अंदर जो आप जैसे टॉयलेट में देखते हो तो कुछ गंध आती है, तो वो गंध जो होती है वो अमोनिया की होती है। किसकी होती है, मूत्र की जो गंध आती है वो किसके कारण आती है, अमोनिया के कारण आती है। मूत्र जो होता है वो हल्के पीले रंग का होता है। कौन से रंग का होता है, पीले रंग का होता है। और ये मैंने आपको बताया था कि जब आरबीसी जो होती है अपने अंदर जब टूटती है, ठीक है, तो वो मूत्र के जो आरबीसी जब टूटती है तो उसके अंदर कुछ वर्णक बनते हैं जिसका नाम है बिलुरुबिन और बिलुवर्दिन। इनको यूरोक्रोम कहा जाता है। और इसी यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग जो होता है वो कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ पाए जाने के कारण, ठीक है, इसमें कलर जो होगा इसका कैसा होता है, और इसमें मुख्य तो कौन से होते हैं, नाइट्रोजनिस अपशिष्ट होते हैं। इसका रंग पीले रंग का होता है। इसमें यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिन, यूपेरिक अम्ल, NaCl और अमोनिया पाई जाती है। ये मूत्र का क्या होता है, संगठन होता है। मानव मूत्र का पीएच जो होता है ये याद रखना इंपॉर्टेंट, कितना होता है, 6.5 होता है। हल्का ये कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। ये भी कई बार सवाल आया हुआ है कि भाई स्वस्थ व्यक्ति जो होगा वो मूत्र का उत्सर्जन प्रतिदिन कितना होता है, तो 1 से 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन या त्याग किया जाता है। ठीक है, अच्छा, जो यूरिनरी ब्लडर होता है उसमें जो मूत्र संग्रहण जो होता है वो कितना होता है, नर के अंदर तो 800 ml होता है। ठीक है, और मादाओं के अंदर क्या होता है, 500 ml की उसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, इतने ml वो पानी को, मूत्र को क्या कर सकता है, संग्रहित कर सकता है। ठीक है, तो बार बार जब अपन मूत्र को त्याग करेंगे तो ये खाली हो जाएगा और वापस बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 800 की नर में। ठीक है, और मादा में कितनी है, 500 ml की होती है। मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम वर्णक के कारण दिखाई देता है। ठीक है, और जो आरबीसी के हीमोग्लोबिन के विघटन से बनता है। और इसमें कौन कौन से वर्णक होते हैं, बिलुरुबिन और बिलुवर्दिन होते हैं। मूत्र की मात्रा जल, शारीरिक कार्य, शोधन, वातावरणीय तापमान पे निर्भर करती है। जैसे आप देखते हो कि अगर वातावरण तापमान पे भी निर्भर करती है, शारीरिक कार्य क्या करता है उस पर भी निर्भर करती है। ठीक है, अगर ज्यादा पसीना बाहर आ रहा है तो मूत्र जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यानी जो बाहर आ रहा है तो उसमें मूत्र क्या होगा, तो गर्मियों में आप देखते हो कि आपको यूरिन की जो मात्रा त्यागी जाती है वो रेट जो होती है वो कम होती है। लेकिन सर्दियों के अंदर जो होती है वो यूरिन की मात्रा जो होती है वो कैसी होती है, ज्यादा होती है। यानी सर्दियों में बाहर ज्यादा टॉयलेट आता है, गर्मियों में थोड़ा सा कम आता है, क्योंकि शरीर जो होता है वो पानी जो होता है वो क्या होता है, पसीने के रूप में अपन बाहर त्याग देते हैं। लंबे समय तक भूखे व्यक्ति के मूत्र में NaCl होता है, ध्यान रखना। अगर लंबे समय से कोई व्यक्ति भूखा है तो उसके अंदर क्या पाया जाएगा, NaCl पाया जाता है। मूत्राशय के कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट, जो यूरिया को अमोनिया में बदलते हैं। कि मूत्र में यूरिया आया, ठीक है, उस यूरिया को कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो उसको किस में बदल देते हैं, अमोनिया में। ठीक है,
और वही अमोनिया जो होता है जब यूरिन अपन करते हैं तो वो अमोनिया बाहर आता है, और बाहर आने पे जो गंध जो आती है टॉयलेट की या मूत्र की, वो किसके कारण आती है? इसी अमोनिया के कारण आती है। तो अमोनिया के कारण क्या आती है? मूत्र की गंध आती है, विशेष प्रकार की गंध जो होती है वो अमोनिया के कारण आती है। मानव किडनी प्रतिदिन 180 लीटर पर दिन रुधिर आता है मानव में। यहाँ पे जो बोमन कैप्सूल जो था वहां पे जो प्रतिदिन कितना आता है? 180 लीटर आता है। औसतन वक्र प्रतिदिन कितने 1100 से 1200 ml रुधिर छानता है। फिल्ट्रेशन कितना होता है? 1100 से 1200 प्रतिदिन फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, खून उसके उधर जाएगा और फिल्टर होके फिर आगे वापस चला जाता है। वो जो हृदय के नीले द्वार से प्रतिदिन पंप किए गए रुधिर से कितना होता है? 1/5 भाग है। ठीक है, प्रतिदिन जो रुधिर जो करता है उसका कितना है? ये 1/5 भाग होता है। चाय, कॉफी, अल्कोहल आदि के अत्यधिक सेवन में मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। चाय पीने से अपने क्या होगा? मूत्र की मात्रा, या कॉफी पीने से या अल्कोहल पीने से मूत्र की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसको क्या बोला जाता है? डाययूरेटिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाययूरेटिक्स बोला जाता है। तो मूत्र के में क्या क्या कंपोजिशन होती है? तो संगठन में पानी, यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिन, यूपेरिन अम्ल, HCl, अमोनिया ये पाए जाते हैं। ये पीले रंग का होता है और इसमें नाइट्रोजिनस अपशिष्ट पाए जाते हैं। ठीक है, इसका पीएच जो होता है 6.5 होता है। पर डे जो होता है 1 लीटर से 1.5 लीटर तक मूत्र को त्यागा जाता है। नर में 800 ml और मादा में 500 ml की इसकी कैपेसिटी होती है मूत्राशय की। ठीक है, यूरोक्रोम जो होता है वर्णक होता है जिससे मूत्र का रंग पीला होता है। ये आरबीसी में हीमोग्लोबिन के विघटन के कारण बनता है। ठीक है, मूत्र की मात्रा अपने जो शारीरिक श्रम है, शोधन है, वातावरण के तापमान पर निर्भर करती है। लंबे समय से अगर कोई भूखा व्यक्ति है तो उसमें मूत्र में NaCl पाया जाएगा। ठीक है, मूत्र में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो यूरिया को क्या बदलते हैं? किसके अंदर? मूत्राशय के अंदर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो यूरिया को अमोनिया में बदलते हैं, और इसी अमोनिया से मूत्र के क्या आती है? विशेष गंध आती है। प्रतिदिन 180 लीटर जो होता है रुधिर जो होता है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, और छानने का कार्य प्रतिदिन कितना होता है? ये 1100 से 1200 ml रुधिर जो होता है वो छाना जाता है। ठीक है, जो नीले जो पंप करता है उसका कितना है? 1/5 भाग होता है। चाय, कॉफी वगैरह पीने से मूत्र की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसको डाययूरेटिक्स कहा जाता है। फिर है, आप देखोगे कि वक्र के अंदर उत्तकों में कैल्शियम ऑक्सिलेट या फॉस्फेट के जमाव से वक्र में क्या हो जाती है? पथरी हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? स्टोन बोलते हैं। पथरी को क्या बोला जाएगा? स्टोन। ठीक है, तो स्टोन जो बनता है वो किससे बनते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट और क्या फॉस्फेट से बने हुए होते हैं। पथरी को ऑपरेशन द्वारा या लिथोट्रॉपी की सहायता से हटाया जाता है। ऑपरेशन के द्वारा, जिसको लिथोट्रॉपी कहा जाता है, वहां से इसको हटाया जाता है, तोड़ा जाता है और फिर इसको हटाया जाता है वहां से। किडनी में संक्रमण का पता लगाने के लिए इनुलिन इंपोर्टेंट नामक पॉलीसेकेराइड सहायता करता है। अगर कोई इंफेक्शन है तो ये कहां से मिलता है? डनहेलिया की जो प्लांट है उसकी जड़ों से में उपस्थित होता है और वहां से इसको निकाला जाता है इनुलिन, जो क्या करता है? संक्रमण का पता लगाता है। अब जो है कुछ जीव है उनके क्या पूछे जाते हैं कि उसके एस्केटिव ऑर्गन कौन से हैं, यानी उत्सर्जी अंग कौन से हैं, तो वो उनके कई बार पूछे जाते हैं। जैसे प्रोटोजोआ में बहुत सारे प्रोटोजोआ जो होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि अमीबा है, ठीक है, पैरामीशियम है। ये सारे जो प्रोटोजोआ जो है इनमें जो उत्सर्जन जो होता है वो कहां से होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है, यानी कोशिका झिल्ली से होता है। कहां से होता है? कोशिका झिल्ली से इनका क्या होता है? ये रिमूव करते हैं अपशिष्ट पदार्थों को। किससे करते हैं? कोशिका झिल्ली से करते हैं। सिलाइन टेट्रा में वही शरीर की सतह या मुख से होता है, क्योंकि ये इसमें कोशिकाओं की संख्या यानी उत्तक लेवल का होता है। फिर एसके एल्मेंथिस में जो आप देखोगे तो इसमें रेटेनेट कोशिकाएं पाई जाती है। ये जो होती है वो उत्सर्जी है, तो आपको नाम याद रखना है। रेटेनेट एसके एल्मेंथिस में कौन सी पाई जाती है? तो रेटेनेट। एनेलिडा में पाई जाती है नेफ्रिडिया। क्या पाए जाते हैं? नेफ्रिडिया। जैसे केचुआ वगैरह है तो उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। आर्थोपोडा में याद रखना है मेल पिगी नलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मेल पिगी नलिका, यानी उसमें भी ग्लोमेरुलस वगैरह सब होंगे। केचुए के अंदर उत्सर्जिका या क्लोरोगोनेन कोशिकाएं पाई जाती है, जो किसके समान होती है? नेफ्रिडिया के समान होती है। ठीक है, झींगा मछली जिसमें हरी सेल पाई जाती है, हरी ग्रंथियां पाई जाती है जो उत्सर्जन का कार्य करती है। सिपेलोकॉर्डेटा के अंदर क्या पाए जाते हैं?
प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं। कौन से होते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं। यूरोकॉर्डेटा के अंदर न्यूरोग्लैंड्स होती है, न्यूरोग्लैंड्स होती है। मोलास्का के अंदर जो होते हैं वो बोजनस और कैबर, ये ऑर्गेनस होते हैं। इनकी खोज जो है इस वैज्ञानिकों ने की थी, इसलिए इसका नाम जो है बोजनस और क्या बताया, कैबर ऑर्गन बताया। फिर फीता कर्मी जो प्लेटी एलिमेंथिस के अंदर आते हैं, इनके अंदर जो होती है वो फ्लेम सेल होती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमीबा में किसमें होगा? एक कोशिकीय जीव है तो सतह के द्वारा ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्गन जो थे जिनको अपने को याद करना है, जिसके अंदर अपने जो एसके एलिमेंथिस का है, एनेलिडा का है, आर्थ्रोपोडा का है, केचुए का है, तो इनको थोड़ा सा देखना है कि इसके, और झींगा मछली जिसमें हरी ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, तो ये हरी ग्रंथियां जो है वो झींगा मछली में पाई जाती है। सिफेलोकॉर्डेटा में प्रोटोनेफ्रीडिया पाई जाता है। यूरोकॉर्डेटा के अंदर अपने न्यूरल ग्लैंड पाई जाती है। और जो मोलस्का है उसके अंदर भोजन, इनको मेटानेफ्रीडिया भी कहा जाता है। किसको? इन ऑर्गन को साथ में क्या बोला जाता है? मेटानेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑर्गन है, इनको देखना है। तो किडनी जो पथरी जो होती है उसमें कैल्शियम ऑक्सिलेट या फॉस्फेट की बनी हुई होती है, लिथोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है, इनसे ऑपरेशन से इसको बाहर निकाला जाता है। और इनुलिन जो है वो क्या करता है? इसके संक्रमण के बारे में पता लगाया जाता है। जो डल अहेलिया जो जड़ें होती है उनसे ये प्राप्त होता है इनुलिन। ठीक है, ये इंसुलिन नहीं है, इनुलिन है। ठीक है, इंसुलिन जो होता है वो पैंक्रियास से निकलता है। ठीक है, वो डायबिटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। फिर कुछ रोग जो है जिसमें उत्सर्जी के कारण या किडनी के अंदर क्या क्या रोग होते हैं? एक तो होता है गाउट रोग। ठीक है, पहली बात ये आनुवंशिक रोग है। ये कौन सा रोग है? आनुवंशिक है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहेगा। आनुवंशिक रोग वे रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है? स्थानांतरित होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होंगे? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। उनको क्या बोला जाएगा? आनुवंशिक रोग बोला जाता है। रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है? इसमें बढ़ जाती है, और जिससे यूरिक अम्ल संधियों में और वक्र के ऊतकों में जमा जाता है। यानी संधियां, यानी जो अपने बोन्स जो है, जॉइंट जो है, यहाँ पे ये क्या हो जाता है? यूरिक अम्ल जो जमा हो जाता है, जिससे क्या हो जाती है? यहाँ पे सूजन आ जाती है। ठीक है, और पेन होता है। ये रोग निर्जलीकरण, डायूरेटिक या उपवास से बढ़ता है। अगर पानी कम पिए, ठीक है, या बार बार जो जैसे डायूरेटिक जो है जिसमें यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, और दूसरा ज्यादा उपवास भूखे रहते हैं तो उससे के कारण भी ये बीमारी हो सकती है। दूसरा है ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, ये आपने नाम अभी देखा होगा ग्लाइकोसूरिया, और अभी आगे देखेंगे तो आपने सुना होगा ये नाम। डायबिटीज जिसमें होती है वो इसी के कारण होती है। ग्लाइकोसूरिया में क्या है? मूत्र में शर्करा की उपस्थिति या उत्सर्जन ग्लाइकोसूरिया कहलाती है। ठीक है, मूत्रा के अंदर जो होती है वो क्या आ जाता है? शुगर आ जाती है। क्या आ जाती है? शुगर आ जाती है। ये रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, जिसका डायबिटीज मिलिटस बोलते हैं। देखो ध्यान रखना, डायबिटीज मिलिटस जो होता है वो डायबिटीज जो है जो अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं वो डायबिटीज है मिलिटस वाली, जिसमें शुगर का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और ये किसके कारण होती है? इंसुलिन के कमी के कारण होती है। इंसुलिन कहां से निकलता है? इंसुलिन निकलता है अग्नाशय कोशिकाओं से। इंसुलिन का स्त्राव जो होता है, स्त्राव वो किससे होता है? अग्नाशय कोशिकाओं से, अग्नाशय ग्रंथि से। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि से होता है। ये अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो इंसुलिन का स्त्राव करती है, और ये इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। किसमें बदलता है? ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य कौन करता है? इंसुलिन करता है, जिससे ग्लूकोज का लेवल बॉडी में कम होता है। अब इंसुलिन ही नहीं है तो क्या होगा? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती रहेगी। ठीक है, और ये बढ़ती हुई मात्रा क्या होगी? अपने यूरिन के साथ में बाहर आ जाएगी, और वह बनाती है कीटोन बॉडीज, और कीटोन बॉडी जो होती है शरीर के लिए हार्मफुल होती है। ठीक है, और इस बीमारी को बोला जाता है डायबिटीज। क्या बोला जाता है? डायबिटीज। वो भी कौन सा? मिलिटस। कौन सा बोला जाता है? मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, ये इंसुलिन वाला है। दूसरा होता है
पाईयूरिया, ठीक है। पाईयूरिया जो है इसमें क्या होता है, मूत्र में मवाद हो जाता है, मवाद पश जो हो जाती है वो मवाद हो जाता है इसके अंदर, इस बीमारी के अंदर। तीसरा है हेमेटोयूरिया, नाम से पता था, हेमेटो मतलब रुधिर से संबंधित है, आरबीसी से, ये हीमोग्लोबिन से, ठीक है। मूत्र में आरबीसी का निष्कासन हो जाता है, मूत्र में क्या हो जाता है, आरबीसी क्या हो जाती है, बाहर निकलती है, यानी खून आता है, मूत्र में खून आता है, खून मूत्र में, ठीक है। पॉलीयूरिया, प्रोटीन यूरिया, इसमें क्या होगा, प्रोटीन की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है यूरिया के अंदर, सॉरी यूरिया के अंदर या यूरिन के अंदर, मूत्र के अंदर क्या हो जाती है, प्रोटीन की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, ठीक है। यूरेमिया, जब रक्त में यूरिया की कम की मात्रा कितने 10 से 30 mg या 100 ml से अधिक हो जाती है, 10 या 30 mg तो कितने 100 ml में, 100 ml में इसकी मात्रा जो रहती है वो 10 से 30 mg मिलीग्राम रहती है, ठीक है। अगर उससे ज्यादा हो जाए तो इस बीमारी को क्या बोलेंगे, यूरेमिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूरेमिया। यूरेमिया में याद रखना यूरिया की मात्रा क्या हो गई, बढ़ जाएगी, ठीक है। पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया में क्या होता है, देखो पॉलीयूरिया और एक होता है डायबिटीज इंसिपिडिंग, पॉलीयूरिया और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडिंग, दोनों सेम है, सेम मतलब दोनों का जो लक्षण जो है वो सेम है, दोनों के लक्षण ये है। इस बीमारी में भी क्या होता है, जल का अवशोषण, पुनः अवशोषण नहीं हो जाता, ठीक है। तो अब जैसे देखो यहाँ पे जैसे जल का अवशोषण नहीं हुआ, पुनः अवशोषण यहाँ पे जो हो रहा है, अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो क्या होगा, तो यहाँ पे जल की मात्रा इसमें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जल की मात्रा बढ़ेगी तो मूत्र में जल की मात्रा बढ़ेगी तो मूत्र की जो क्वांटिटी है वो मात्रा भी बढ़ेगी, और बार बार वो जो जल्दी से क्या हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर या मूत्र से क्या हो जाएगा, जल्दी से भर जाएगा, ठीक है। तो भर जाएगा तो बार बार व्यक्ति को क्या आएगा, टॉयलेट आएगा। तो इस बीमारी में क्या होता है कि व्यक्ति को बार बार क्या हो जाता है, टॉयलेट आता है, ठीक है। इस बीमारी में क्या होता है, बार बार व्यक्ति को क्या आएगा, तो ये नेफ्रॉन के द्वारा जल का पुनः अवशोषण ना हो पाने के कारण, ठीक है, मूत्र का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसे बहुमूत्रता कहते हैं, और ऐसे व्यक्ति को बार बार मूत्र आता है, ठीक है, बार बार मूत्र त्यागना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, ठीक है, बार बार क्या करना पड़ेगा, उसको मूत्र त्यागना पड़ेगा। उसके बाद में होता है पीलिया, ठीक है, मूत्र में पीत वर्णकों की अत्यधिक मात्रा पाए जाना, ठीक है, ये हेपेटिस के कारण होता है, पीलिया जो होता है वो हेपेटिस जो है उसके कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पीलिया में मूत्र का रंग जो होता है वो कैसा होता है, ज्यादा पीला हो जाएगा, ठीक है, अत्यधिक मात्रा में पीत वर्णक आ जाता है, जिससे मूत्र का रंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाता है ज्यादा। फिर है कीटोन्यूरिया, नाम से पता लग रहा है क्या आ जाएगा, कीटोन, ठीक है, मूत्र में कीटोन जैसी एसिटो एसिटिक अम्ल आदि की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कीटोन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अपन कीटोन्यूरिया। तो देखो गाउट रोग आनुवंशिक रोग है, इसमें क्या होता है, यूरिक अम्ल की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है, यूरिक अम्ल की मात्रा जब बढ़ेगी तो ये कहाँ इकट्ठा हो जाएगी, वक्र के ऊतकों में, और दूसरा जो होता है वो कहाँ पे, संधियों में, जहाँ ज्वाइंट होते हैं वहां पे ये इकट्ठा हो जाती है। इसका कारण जो है वो क्या है, निर्जलीकरण है, डाईयूरेटिक है, ठीक है, और उपवास जो होता है उसके अंदर ये क्या हो जाता है, अगर करेंगे तो ये बढ़ेगा। गायकोसूरिया के अंदर क्या होता है, इसमें अधिक मात्रा में क्या हो जाता है, शर्करा बढ़ जाती है, और उत्सर्जन जो होता है वो ग्लाइकोसूरिया कहलाता है, ठीक है। इसमें इंसुलिन की कमी के कारण ये होता है, जिसको डायबिटीज मिलिटस रोग कहा जाता है, ठीक है। पाईयूरिया जो होता है उसमें मवाद हो जाता है, क्या हो जाता है, मवाद हो जाता है, यानी पस भर जाती है, ठीक है, मूत्र में मवाद के साथ में आती है। हिमोटोयूरिया, हिमोटोयूरिया में क्या होता है, आरबीसी खून आएगा। प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन आएगा, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। यूरेमिया, यूरेमिया में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, देखो नाम से पता, प्रोटीन यूरिया आए तो प्रोटीन की मात्रा, हिमेटो आए तो रुधिर, ठीक है, और पायरो आए तो मवाद, ठीक है। यूरेमिया, यूरेमिया में रक्त की यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी। पॉली बार बार, ठीक है, यूरिया बार बार तो मतलब बार बार टॉयलेट आएगा, बार बार टॉयलेट का आएगा जब बार बार यूरिनरी ब्लड क्या हो जाएगा, भर जाएगा, यानी पानी का पुनः अवशोषण जो हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, इसलिए वो जल्दी से भरेगा, ठीक है, पुनः अवशोषण हो जाएगा तब तो वो पानी शरीर में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पुनः अवशोषण की क्रिया नहीं होने के कारण क्या होता है, जो यूरिनरी ब्लडर है या मूत्राशय है वो क्या हो जाता है, भर जाता है, ठीक है, जिसे बहुमूत्रता कहते हैं, बार बार मूत्र आना, ठीक है। पीलिया जिसमें वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है। कीटोन्यूरिया जिसमें कीटोन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर है देखो
ये दोनों में अंतर मैं आपको यही बता रहा था। डायबिटीज इंसिपिडस जो है और डायबिटीज मिलेटस जो है, जो अपन नॉर्मली कहते हैं, जो शुगर वाली बीमारी बोलते हैं, वो डायबिटीज मिलेटस है। और जो बार बार अगर टॉयलेट आता है, ये हार्मोन देखो अभी आया था, बहुमूत्रता आया था, ठीक है। बहुमूत्रता में और इसमें अंतर यही है कि वो जो है ये तो हार्मोन के कारण होती है, ठीक है, ये हार्मोन के कारण होती है, और वो गुर्दे की जो कमी होगी वो उसके कारण होगी, ठीक है। तो ये हार्मोन जो है इसको बोलते हैं एडीएस, जिसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएस का नाम जो है वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन से, ठीक है। एडीएस की अल्प स्रवण से, कम मात्रा में अगर वो स्रावित हो रहा है ये, तो दूरस्थ कुंडलिका में, नलिका एवं संग्राहक नलिका में जल अवशोषण नहीं हो पाता। क्या होगा? जल का अवशोषण नहीं हो पाएगा, और जल का अवशोषण नहीं हो पाएगा तो सीधी सी बात है, मूत्र जो होगा उसमें जल की मात्रा बढ़ जाएगी। तो मूत्र में बहुमूत्रता रोग कहते हैं, ठीक है। इसको क्या, कौन सा रोग बोलते हैं? मूत्रता रोग कहते हैं। यानी इसमें रोगी को बार बार अधिक मात्रा में मूत्र को त्यागना पड़ता है, और प्यास भी ज्यादा लगती है। सीधी सी बात है, मूत्र जो पानी जो होगा वो बाहर जाएगा मूत्र के साथ में, तो शरीर में पानी की कमी आएगी, ठीक है, और कमी आएगी तो उसको प्यास लगेगी, ठीक है। तो ये जो होता है ये हार्मोन के कारण होता है। ये किसके कारण है? हार्मोन के कारण है, जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या नाम है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। इसके कारण जो होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है, एडीएस, ठीक है। एडीएस जो होता है वो क्या करता है? पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, जल के पुनः अवशोषण का कार्य करता है। ये पुनः अवशोषण का कार्य करता है, किसके? जल का, जल के पुनः अवशोषण का कार्य करता है। अब जल का पुनः अवशोषण नहीं होगा तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा? वहां पे जल की मात्रा मूत्र के अंदर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपोहल। देखो कई बार क्या हो जाता है, किडनी जो होती है वो कार्य करना बंद कर देती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, दवाइयां भी हो सकती हैं, ठीक है। तो किडनी अगर कार्य करना या फेल हो जाती है, ठीक है, तो शरीर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, क्रिएटिन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर ये यूरिया की मात्रा अगर बढ़ती रही तो शरीर में जो होगी वो कैसी आ जाएगी? उसको स्वेलिंग आ जाने लगेगी, ठीक है। और धीरे धीरे जो होगा वो क्या हो जाएगा? व्यक्ति को कई सारी प्रॉब्लम का शिकार होना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है? क्योंकि खुद की किडनी तो अब काम नहीं कर रही है, तो खुद की किडनी जब काम नहीं कर रही है तो इसको कुछ टाइम के लिए क्या करवाना पड़ेगा? इसको हीमोडायलिसिस करवाना पड़ता है। ये एक रुधिर अपवहन होता है जिसमें मशीनों के द्वारा रुधिर को फिल्टर किया जाता है। यानी फिल्ट्रेशन जो बोमन कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलस कर रहा था वो काम अब मशीन करेगी। कौन करेगा? मशीन करेगी, ठीक है। हीमोडायलिसिस और अपने अंदर जो किडनी होती है उन दोनों के अंदर फर्क एक ही है, वो ये होता है कि यहाँ पे पुनः अवशोषण की क्रिया नहीं होती। इसमें ये पूछा जाता है कि जो नेचुरल किडनी होती है और हीमो जो डायलिसिस जो करते हैं अपन, उन दोनों में फर्क क्या है? इसमें पुनः अवशोषण की क्रिया नहीं होती। तो एक ही फर्क है कि इसमें पुनः अवशोषण नहीं होता है, नहीं होती है, ठीक है। अब नहीं होने से क्या होगा? ठीक है, कि जो ग्लूकोज एमिनो अम्ल वापस का पुनः अवशोषण हो रहा था वो इसके अंदर नहीं होता, जो भी गया वो एक बार बाहर चला जाएगा, ठीक है। किडनी जब अपना कार्य करना बंद कर देती है तो रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। इस अवस्था को यूरेमिया कहते हैं, जो अभी अभी पढ़ा अपन ने। यूरेमिया का मतलब क्या है? जिसमें यूरिया की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यूरिया व अन्य अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने के लिए कृत्रिम वक्र युक्ति, ठीक है, यानी कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल किडनी का, इसको क्या बोलेंगे अपन? आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है। आर्टिफिशियल किडनी का जो मशीनों से होती है की आवश्यकता पड़ती है, जिसे रुधिर अपवहन कहा जाता है या हीमोडायलिसिस कहा जाता है। इसकी खोज सी मूरे ने की थी, जिन्होंने 4 मार्च 1954 के अंदर इसकी खोज की थी, ठीक है। दूसरा तरीका ये जो है, किडनी अगर खराब हो जाती है तो दूसरा तरीका होता है इसका प्रत्यारोपण, यानी किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति की किडनी उसके शरीर में लगाई जाती है। और स्वस्थ व्यक्ति की जब इसमें लगाई जाती है तो कई सारी चीजें देखी जाती है, जैसे ब्लड टेस्टिंग होती है। तो सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप मैच हो गया तो उसको ट्रांसफर किया जाएगा, नहीं तो नहीं करते। ब्लड ग्रुप इसलिए देखा जाता है क्योंकि अगर सेम ब्लड ग्रुप होगा तो इसके अंदर जो एंटीबॉडीज बनती है यानी प्रतिरक्षी बनती है वो उससे क्या होगी? नहीं बनेगी।
ठीक है। लेकिन अगर दूसरे ब्लड ग्रुप की अगर किडनी लगा दे, ठीक है, तो एंटीबॉडीज बनेगी और वो एंटीबॉडी जो होगी खुद के शरीर को, फॉरेन के पार्टिकल जब भी अपने बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो उसके अगेंस्ट में क्या बनती है, एंटीबॉडीज बनती है, यानी प्रतिरक्षी बनती है, ठीक है। अगर वही दूसरा ऑर्गन आ गया तो अगर उसकी बॉडी अगर वो मैच नहीं किया तो वो क्या हो जाएगी, प्रतिबॉडी बनाएगी और उस किडनी को नष्ट कर देगी, धीरे धीरे खराब कर देगी। वक्र प्रत्यारोपण जिसको किडनी इंप्लांटेशन कहते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, जिसमें किडनी क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांट की जाती है। जब रोगी मनुष्य में वक्र पूरी तरह से कार्य करना बंद कर देता है, थोड़ा बहुत करता है तब तो ये करते हैं हीमोडायलिसिस, अगर पूरा काम करना बंद कर दिया, ठीक है, तब उसमें जरूरत किसकी पड़ती है, दूसरी किडनी लगाने की। तब उन्हें उपचारित नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो क्या किया जाता है, उसके स्थान पे दूसरे स्वस्थ व्यक्ति की वक्र पे लगाई जाती है। इसे वक्र प्रत्यारोपण या किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है, ठीक है। और ये जो होता है वो वक्र जो ट्रांसप्लांटेशन जो होता है वो, क्योंकि एक व्यक्ति जो होता है वो एक किडनी पे रह सकता है, ठीक है, एक व्यक्ति जो होता है वो एक किडनी पे भी अपना कार्य कर सकता है, ठीक है, तो ये प्लांटेशन होता है। तो अपवहन और अपने अंदर फर्क क्या होता है, इसमें पुनः अवशोषण की क्रिया नहीं होती है, ठीक है, और जो आपने अपने अंदर होती है उनके अंदर पुनः अवशोषण की क्रिया होती है। मानव वक्र के अलावा कुछ ऐसे भी उत्सर्जी अंग है, ऑर्गन होते हैं जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं, जैसे त्वचा यूरिया लवण पसीने के रूप में क्या करती है, बाहर निकालती है। लंग्स CO2 को निकालते हैं। यकृत जो होते हैं वो पीत रस या कोलेस्ट्रॉल को क्या करते हैं, बाहर निकालने में मदद करते हैं। वक्र के कार्य अगर देखा जाए तो अभी देखा, जल एवं लवण का संतुलन बनाए रखते हैं फिल्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है, या पुनः अवशोषण के द्वारा। प्राशन की क्रिया का नियमन करते हैं, ठीक है, जल अगर ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा, ठीक है, और जल अगर कम है तो उसका अवशोषण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये सब कौन करता है, हार्मोन करते हैं। कौन करता है, इसका नियमन कौन करता है, हार्मोन्स के द्वारा होता है। दूसरा है, ये आपको बताया था, एरिथ्रोपोइटिन का स्रावित करता है। ये क्या करता है, अस्थि मज्जा के अंदर RBC को बनाने के अंदर इसको प्रेरित करता है। रेनिन ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ठीक है, जो क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2, ठीक है, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट में परिवर्तित करता है, जिससे रुधिर का दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अपने को याद रखना है कि रेनिन जो होगा वो वक्र द्वारा स्रावित होता है और ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ठीक है। लास्ट जो है वो है pH का नियमन भी करता है, क्योंकि जितने भी सॉल्ट आए, जैसे अपने अपना विद्युत अपघटे सॉल्ट पड़े तो वो क्या होते हैं, ट्रांसफर जो होते हैं, तो उससे pH क्या हो जाएगा, लेवल हो जाता है, ठीक है। तो जो pH का नियमन भी कौन करता है, वक्र के द्वारा किया जाता है। तो ये इसके कार्य थे। तो आज अपन ने जो पढ़ा, जो एक मूत्र का निर्माण कैसे होता है, नेफ्रॉन कैसे कार्य करता है, उसके बारे में पढ़ा। कुछ जो थे वो किडनी के संबंधित जो रोग जो थे उनके बारे में पढ़ा, और क्या था, किडनी के जो कार्य क्या है उनके बारे में अपन ने पढ़े, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, धन्यवाद।